Jai Hind to everyone. Myself Dr. Shashank Sahu from Computer Science and Engineering Department, Ajay Kumar Garg Engineering College, and I am working as a professor in the AKJC. Related to human value journey, I have completed my UHP level 1 in 2012. Then I completed refresher workshop in 2016 and UHP level 2 in 2017. Then I completed UHP level 3 in 2018. Then I completed 10 days workshop for which call as a refresher 2 in 2019, December 2019. And recently I have completed AICT UHP level 3 in July 2024. After doing UHP level 1, it is very, or you can say, there is a change in my thought process. I just find out that new thing, new content, and I just realize that something is also exist, whatever in the social life. What I feel, we got two things after doing the UHP level 1. One is that money is not important for is not important for the life. It has some value that you are going when you are going to survive for a life. After the beyond the money, what do you think? Relationship, that is someone is also very important in our life. What we understand कि जो हम अभी आजकल इतना समय जो अपना पैसे को या मनी को कलेक्ट करने में लगाते हैं, उतना समय हम अपने संबंधों को निभाने में नहीं लगा पाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात तो ये UHP लेवल 1 के बाद समझ में आती है कि संबंध है क्या, यही हमें नहीं पता, और संबंध को निभाते कैसे हैं ये भी हम नहीं जानते। हम कहते तो हैं कि हम रिलेशनशिप में हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ रह रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। UHP लेवल 1 करने के बाद ये मुझे समझ में आया कि संबंध का मीनिंग क्या होता है, और संबंध को जब हम निभाने जाते हैं तो उसमें फीलिंग का मीनिंग क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए, और एक बिल्कुल नई चीज़ थी समझने के लिए कि हमें ह्यूमन लाइफ, जीवन में जीना क्या है और जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। मनी की भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, लेकिन कितनी वैल्यू उसको देनी है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। सो आफ्टर UHP लेवल 1 करने के बाद मैंने अपने थॉट प्रोसेस में काफ़ी चेंज देखा, और वो मेरे कार्य में, मेरे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में स्लीपेज हो जाता था। जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम रिएक्ट हो जाते थे 2012 के बाद, UHP लेवल करने के बाद। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने महसूस करी कि आपको तो नॉलेज हो जाती है, लेकिन जिनके साथ आप रह रहे होते हैं वो कंटेंट से नहीं गुजरे होते हैं। तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं कि हम कंटेंट से गुजर जाते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही हमें रिस्पॉन्स करें, क्योंकि हम कंटेंट को जानते हैं। हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते कि सामने वाला उस कंटेंट से नहीं गुजरा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम UHP लेवल करने के बाद हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमें तो चेंज करना है, साथ में सामने वाले को भी चेंज करने की कोशिश करनी है। इट वॉज ए समथिंग वी कॉल एज ए मिस्टेक। वी मस्ट अंडरस्टैंड, सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी है। उसके बाद मुझे रिफ्रेशर 2 करने का मौका मिला, UHP लेवल 2 करने का मौका मिला, और UHP लेवल 3 करने का मौका मिला। मुझे बात समझ में आई कि संबंध को डिटेल में समझने की मतलब डिटेल में उसको समझ पाया मैं, और उसके बाद फीलिंग को भी डिटेल में मैं समझ पाया। और UHP लेवल
2 एंड 3 करने के बाद ये बात बहुत साफ क्लियर हो गई कि जो कुछ भी चेंज करना है वो पहले सबसे पहले अपने अंदर चेंज करना है। जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और दूसरे को चेंज करने की कभी कोशिश अभी नहीं करने की ज़रूरत है। जितना जितना आप अपने आप को अंदर देखेंगे, अपने अंदर चेंज करेंगे, उतना उतना बाहरी रिफ्लेक्शन आएगा। तो यूएचपी लेवल 3 करने के बाद ये बात मुझे समझ में आई, और जो यूएचपी लेवल कंटेंट हैं उनकी एक एक डिफिनीशन को और अच्छी तरीके से समझ में आया। उसके बाद फिर मैंने ये काम करना कोशिश कर दिया कि मुझे जो कुछ भी करना है अपने अंदर चेंज करने की कोशिश करना है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को देखना, अपनी कल्पनाशीलता को देखना, अपने विचारों को देखना। जब तक हम अपने विचारों को, अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यूएचपी लेवल 3 करने के बाद मैंने अपने आप को अपने अंदर देखने की बहुत कोशिश करी, और उसको देखने लगा, अपनी कल्पनाशीलता को देखने लगा। मेरी कल्पनाशीलता कैसे चल रही है, इसका सोर्स क्या है। सबसे बड़ी बात, जब भी कल्पनाशीलता या विचार होते हैं तो उसका नोड यानी उसका सोर्स ढूंढने की ज़रूरत है। अक्सर ये सोर्स प्री कंडीशनिंग से हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। क्या ये सोर्स नेचुरल एक्सेप्टेंस से है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर यूएचपी लेवल 1 के बाद हम विचार तो देखने की कोशिश करने लगते हैं, या हमें लगता है कि हमारी कल्पनाशीलता तो चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका बीज क्या है, उसका सोर्स क्या है। इसका हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपर लेवल करते हैं और उसका मनन चिंतन करते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि जो भी विचार चलते हैं हमारे अंदर, उसका एक सोर्स होता है जो कि फीलिंग से कनेक्ट होता है। तो विचार के बाद फीलिंग को देखने का भी एक मौका मिला। कई एक्सरसाइजेज वहाँ पे हैं, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2। जब हमने इसको प्रैक्टिस करी तो फीलिंग एट ए टाइम हमारे अंदर क्या चल रही है और वो विचारों को कैसे गवर्न कर रही है, ये अंदर देखने का मौका मिला। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि जितना हम बाहर देखते थे वो सब धीरे धीरे बहुत कम हो गया, और अपने अंदर अपने विचारों को, अपनी कल्पनाशीलता को, अपने व्यवहार को, अपने रिस्पॉन्स को, अपने रिएक्शन को ये आइडेंटिफाई करने का मौका मिला, और उससे ऊपर फीलिंग्स को देखने का मौका मिला। फीलिंग्स को जब मैंने देखा कि मैं इस टाइम अपोजिशन फीलिंग में हूँ एंड या फिर रिलेशनशिप फीलिंग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यूएचपी लेवल से पहले जब हम कंटेंट के प्रोसेस से नहीं गुजर रहे थे तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि ये जो फीलिंग हमारे अंदर है वो अपोजिशन की है या रिलेशनशिप की है। वी आर नॉट अवेयर दैट। हमें लगता है कि ये जो फीलिंग हम अपोजिशन की वो सही फीलिंग है, या हम कभी कभी उसी को रिलेशनशिप की फीलिंग मांग लेते हैं और मानते हैं कि हम दूसरे को बहुत सुधार रहे हैं अपने आप को अपोजिशन में रख के। तो ये हमें जानकारी ही नहीं होती कि हम इस टाइम फीलिंग कौन सी चल रही है। ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता है। उसके बाद जब हम यूएचपी लेवल के थ्रू से निकलते तब हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते कि हम अपोजिशन फीलिंग में हैं या रिलेशनशिप फीलिंग में। तो ये लेवल्स करने के बाद मैं अपनी इस फीलिंग को आइडेंटिफाई करने लगा, और कई बार घर में, ऑफिस में मैं जब कभी कभी अपोजिशन में आ जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मैं अपोजिशन में हूँ, और उसको संबंध में कैसे कन्वर्ट करना है, उस फीलिंग को किस तरीके से रिलेशनशिप में लेके आना है, वो भी मैं करने की कोशिश करने लगा हूँ। अब जब भी मैं अपोजिशन आता है तो ये दिख जाता है कि नाउ इन द अपोजिशन, नाउ उसके बाद फिर मैं अपने फीलिंग्स को इवेल्युएट करता हूँ, उसको समझता हूँ और उसको रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करता हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया है, अपोजिशन के भाव में भी एंड रिलेशनशिप के भाव में भी। तो जो हमें खुशी की महसूस होती है, जो सुख हमें महसूस होता है, वो सिर्फ रिलेशनशिप के भाव में ही महसूस होता है। अपोजिशन की फीलिंग में रहते हुए हमें ये लगता है कि मैं सामने वाले को बहुत ठीक करने के लिए सारा काम कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि वो हमें दुखी देता है, हमें दुख करता है, और सामने वाला
जब तक उसका विचार और उसकी फीलिंग्स, और जब तक उसको ज्ञान नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि वो जो है हमें सही डायरेक्शन में या हमें सही से रिस्पॉन्स कर पाएगा। और एक बहुत बड़ी बात कि जब भी हम अपोजिशन में आते हैं तो हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक इंडिकेटर है। इफ़ आई रिएक्टिंग समवन, यस, किसी के साथ बात करते वक्त, यानी मैं अपोजिशन की फीलिंग आ गया। ये बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि इसकी हमें जानकारी नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी कई बार इसकी जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरीके से मैं यूएचपी लेवल करता रहा और जो है मेरा जो मीटिंग्स होती रही, यूएचपी की मीटिंग्स हैं, वीकली मीटिंग्स है, उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस भी पूछे हैं। उससे फिर मुझे पता चला कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन हो जाता है। फिर उसको रिस्पॉन्स में बदलने की कोशिश करी, और ऐसा भी मौका आया कि मैं अब अपने आप को जब देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं अपोजिशन में हूँ, रिएक्शन में हूँ, और उसको मैं चेंज कर पाता हूँ, रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर पाता हूँ, अपनी फीलिंग को सही फीलिंग्स में अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, फैमिली मेम्बर के साथ भी और ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं अगर कहूँ कि एक मेजर चेंज मेरे अंदर है, अपने अंदर देखने को और रिएक्शन से रिस्पॉन्स को, सही फीलिंग को लाने की। उसका असर मेरे फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ा। मैं कहूँ कि जब मैं अपनी वाइफ से इंटरेक्ट करता हूँ और जब मैं अपनी डॉटर से इंटरेक्ट करता हूँ तो अपने आप को इस फीलिंग्स में बनाए रखता हूँ, और अपने आप को अगर कभी फीलिंग का स्लीपेज भी होता है तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि इस फीलिंग में बना रहूँ। सेम इफेक्ट मेरे डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन पे भी मैंने महसूस किया कि जब भी मैं किसी रिएक्शन या अपोजिशन में हूँ तो अपनी आप को फीलिंग को चेंज कर लेता हूँ। तो ये एक मेजर पार्ट जो मुझे समझ में आया और जिस पे मैं काम अभी भी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ मैंने कर लिया या अचीव कर लिया, लेकिन एक यात्रा है और इसको करते रहना है, डेली करते रहना है, तभी ये चीज़ों, तभी आपके व्यवहार और थॉट में चेंजेस आता है। रही बात डेली रूटीन की, मैं आपको बताऊं डेली रूटीन में बहुत चेंजेस हुआ है। जब आप अपोजिशन में रहते हैं तो डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। जब आप रिलेशनशिप की फीलिंग में रहते हैं तो एक एनर्जी रहती है, और उस एनर्जी से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो मैंने किए भी हैं। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप एक एनर्जेटिक फॉर्म में रहते हैं, और बहुत सारे काम जो पहले नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि डेली रूटीन में बहुत चेंजेस हुआ है। पहले की तुलना में मैं ज़्यादा इफ़िशिएंट अपने को आपको मानने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा काम भी करने लगा हूँ, और मैं धीरे धीरे इसको अपनी हैबिट में लाने की कोशिश करने लगा हूँ। रही बात मेरे फैमिली मेम्बर्स की, तो मेरी वाइफ ने लेवल 2 कर लिया है। उन्हें भी ये बात समझ में आती है कि ह्यूमन लाइफ में किस चीज़ की इम्पोर्टेंस है, मनी की कितनी इम्पोर्टेंस है, और रिलेशनशिप की कितनी इम्पोर्टेंस है, सोसाइटी की क्या इम्पोर्टेंस है, नेचर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब भी मैं कोई ह्यूमन वैल्यू की एक्टिविटी करता हूँ या घर में रहता हूँ तो उनसे सपोर्ट मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ अपनी टीचिंग क्वालिटी की, टीचिंग क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। एक समय था जब मैंने कोई कंटेंट से गो थ्रू नहीं हुआ था, तो देयर आर मैनी reactions and with the students during the teaching, and or you can say sometime with the student behavior I become or you can say disturbed ki how the students are behaving. But now after doing this UHV level, I understand them. They are facing the problem, they are in the problem, they need workshop, they need content. So that will leave me in my teaching with uniformity, with peace, and I able to deliver in more efficiently way, and able to connect to the student in more efficient way. Now many students are connected to me, many alumni are connected to me, they are talking to me. Sometimes they share their family problems, sometimes they share their own problems. So I try to understand whatever my capacity, I try to address them. And I try to motivate them. You go through this UHV content so you can understand the whole process from individual level to the nature level.
Now talking about friends, I have done the first workshop in 2012. Today is 2024. I have many friends who has done the UHV level as well as who are doing the UHV. What I observe, I have seen both the things. उनको मैंने UHV से पहले भी देखा और उनको मैंने UHV के बाद भी देखा है. मैंने बहुत चेंजेस देखे. कुछ लोगों में बहुत ही चेंजेस है. UHV से पहले उनका एंगर, उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा था. हर चीज़ पे कंप्लेन करना. Even though maybe sometime they are discussing about their family problems also. UHV के बाद जब मैं उनसे मिलता हूँ, उन्होंने जब UHV कर लिया और जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, I found many changes in them. One of the changes, their anger level is reduced. They are very responsive. When I talk anything for them, immediately वो मुझे आंसर करते हैं. इवन तो दूसरे लोगों को आंसर करते हैं. They become very cooperative. हर चीज़ में हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं. इवन दो कोई भी वर्क करने के लिए तैयार रहते हैं. आई थिंक इट इज़ ए मेजर चेंज जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये UHV लेवल कर लेते हैं, जो इसका कंटेंट है. अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी में जो मैं चेंजेस देखता हूं, मैं अपनी रिलेशनशिप में एज वेल एज जो हमारे रिश्तेदार हैं उसमें जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है मैं इस कंटेंट के विषय में डिस्कशन करता हूँ. लेकिन नो डाउट किसी ने अगर कंटेंट की वर्कशॉप से या ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप से गुजरा नहीं होता है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू देम टू एक्सप्लेन देम. हाँ, लेकिन जो उसके इम्पैक्ट है उस पर डिस्कशन हो जाता है. इम्पैक्ट का मतलब वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे रिश्तेदारी में. इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि ये वर्कशॉप से गुजरें और इसको प्रोसेस करें. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कैरियर. एक मैंने बहुत बड़ा अपने अंदर आर्युकन से जब हम इस कंटेंट से गुजरते हैं तो मैंने ये देखा है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं ह्यूमन वैल्यू कर लूँगा या ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप आगे कर लूँगा तो मेरा कैरियर ग्रोथ रुक जाएगी. ये पूरी तरीके से गलत है. बल्कि कैरियर ग्रोथ और एडवांस हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी. ये मैंने खुद अपने अंदर भी एक्सपीरियंस किया है. जब मैं ह्यूमन वैल्यू नहीं करी थी तो उस टाइम मेरा पूरा एंगेजमेंट, पूरा माइंड ऐसी चीज़ों में एंगेज था जो मुझे लगता था ठीक है. लेकिन कंटेंट से गुजरने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जिन चीज़ों में पहले मैं एंगेज था उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है. इवन तो अपने कैरियर ग्रोथ में भी कोई वैल्यू नहीं है. तो जब आप इससे गुजर जाते हैं तो आप अपने थॉट को राइट डायरेक्शन में लगा सकते हैं. एनर्जी आती है. उसको मैंने अपने करियर में भी लगाया है. मैं कई पेपर, रिसर्च पेपर में अपने आप को निकाल पाया हूँ, अपने डिग्री को बढ़ा पाया हूँ और नई नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन हो जाती है इससे. एनर्जी कहाँ लगाना ये पता चल जाता है. इससे पहले आप कहीं और एनर्जी लगा रहे थे जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो ह्यूमन वैल्यू, or you can say it is a important part. It is base to grow yourself as a personality also, as a career also. So directly, indirectly, it will affect your energy level, and that energy you can put in your career also, in your qualification also, as well as you can give in your organization also. Now, very important part related to UHV content. UHV content is a very systematic, scientifically defined. Everything you can experience it and experiment it. I have done many experiments. Some of the experiments I am exploring, like in my house, I experiment with my daughter. Like मोबाइल फ़ोन आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है. I just tell her importance of मोबाइल फ़ोन. ना ही कोई रिएक्शन है, ना कोई बहुत ज़्यादा इरिटेशन है. बच्चे को हम काउंसिल करते हैं कि फ़ोन की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी ज़रूरत है. और एक सबसे बड़ी बात कि हम बच्चे को समय देने की बहुत ज़रूरत है. जितना हम समय देंगे उतना वो अदर की चीज़ों से हट जाएगा. तो जब मैंने समय दिया उसको,
और उसको मोबाइल फ़ोन की इम्पोर्टेंस बताई, तो वही मोबाइल फ़ोन जो वो हर समय वो यूज़ करती थी धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, बहुत काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। एंड दे आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन एनी एक्सटर्नल थिंग इन एनी एक्सटर्नल जो बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं, वो रिड्यूस हो गया। एंड सी ट्राई टू यूटिलाइज हर एनर्जी इन ए राइट डायरेक्शन। कंटेंट एक ऐसी चीज़ है, बड़ा सिस्टमेटिक है, यूनिवर्सल है। आप कहीं पर भी इस कंटेंट को, अगर आप कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको प्रोसेस को समझता है या करता है, तो उसके अंदर चेंज आना ऑब्वियस है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कंटेंट है क्या, एंड इसकी एक्सेप्टेंस। व्हेन यू एक्सेप्ट इट, इट विल इफेक्ट इन यू। कंटेंट की प्रोसेस यानी डिलीवर करने की जो प्रोसेस है, वो भी बहुत अच्छा साइंटिफिकली डिफाइंड है। इसमें ऐसा नहीं कि हमने 2 घंटे पढ़ लिया, हमें चीज़ें समझ में आ गई तो वो हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो गया। बहुत उसके उसके टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। जब हम चीज़ों को समझते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से जो उसको बताया गया, जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो चीज़ें वो रिफ्लेक्ट करती हैं जो उसका आउटकम है। दैट इज़ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल हैप्पीनेस, इंटरेक्शन विद अदर ह्यूमन बीइंग। तो जो उसकी प्रोसेस डिफाइन करी गई है वो बहुत ही अच्छी है। वर्कशॉप की जो 8 डेज की प्रोसेस है, इवन दो टीचिंग में जो कंटेंट दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छी प्रोसेस है। मतलब उसको आप अच्छी तरीके से समझ के अगर आप डिलीवर करते हैं या अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस प्रोसेस को जो उसमें बताया गया है, तो चेंजेस आते ही आते हैं, वो आते ही आते हैं। अब रही बात सोसाइटी में, तो सोसाइटी में अगर इस कंटेंट को लेके जाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। जब तक हम इसको एजुकेशन में इंकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, आज की डेट में हमारे जो यंगर्स हैं, जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, इवन दो जो छोटे बच्चे हैं जो 8th क्लास है, 7th क्लास में है, दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड विद द टीवी एंड देयर आर मैनी मूवीज। दे आर गिविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। उनके अंदर संस्कार जो हैं वो ऐसे पड़ रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। जब तक हमारे बच्चे इस कंटेंट से गुजरेंगे नहीं, इनको समझेंगे नहीं, तब तक संस्कार में अपडेशन कैसे होगा, संस्कार चेंज कैसे होंगे। और संस्कार नहीं चेंज होगा तो सोसाइटी में चेंजेस आने बहुत मुश्किल है। उसका एक ही जो रास्ता मुझे भी नज़र आता है कि इसको एजुकेशन में लाना जरूरी है। जब हम एजुकेशन में लेके लाएंगे, बच्चे इसको वर्कशॉप से निकलेंगे और अपने अंदर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो धीरे धीरे एज ए संस्कार डेवलप हो जाए। रही बात मेरी फ्यूचर कमिटमेंट, मेरा फ्यूचर कमिटमेंट ये है कि मैं इस ह्यूमन वैल्यू वर्कशॉप से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा। जहाँ जहाँ इसकी वर्कशॉप है मैं वर्कशॉप अटेंड करूँगा। एज ए रिसोर्स पर्सन भी मैं जो इस वर्कशॉप में काम करने का जो मौका मिलेगा वो करूँगा। जो भी एक्टिविटी हमें दी जाती है वर्कशॉप से रिलेटेड या ह्यूमन वैल्यू की कंटेंट से रिलेटेड, मैं उसमें कमिटेड हूँ काम करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।